इतिहास की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 1800s के विक्टोरियन इंग्लैंड में एक ऐसा केस हुआ जिसने उस टाइम के पुलिस और न्यूज़पेपर दोनों को कंफ्यूज कर दिया। 1864 में थॉमस ब्रिक्स नाम का एक बैंक मैनेजर ट्रेन के फर्स्ट क्लास प्राइवेट अपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहा था। जब ट्रेन डेस्टिनेशन पर रुकी तो गार्ड ने देखा कि एक अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से लॉक्ड है। नॉक किया गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब डोर फोर्स के साथ खोला गया, अंदर एक वेल ड्रेस्ड मिडिल एज्ड आदमी अपनी सीट पर डेड पड़ा था। सबसे अजीब बात यहीं से शुरू होती है। कंपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से लॉक्ड था, विंडोज बंद थी, कोई ग्लास टूटा हुआ नहीं था, कोई वेपन, नाइफ या रिवॉल्वर भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे थॉमस बिल्कुल शांति से बैठा हो और अचानक मर गया हो। डॉक्टर ने इनिशियल एग्जामिनेशन में बताया कि डेथ नेचुरल नहीं लग रही। बॉडी पर कोई ऑब्वियस एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, लेकिन सिम्टम्स पॉइजनिंग जैसे लग रहे थे क्योंकि वहाँ वॉमिटिंग के मार्क्स, फेशियल डिस्कलरेशन और इंटरनल डिस्ट्रेस के साइन थे। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस टाइम आदमी ने ट्रेन में किसी से हेल्प नहीं मांगी, ना ही पैसेंजर्स ने किसी सस्पिशियस मूवमेंट को नोटिस किया। पुलिस ने कंपार्टमेंट में जाकर सीन को रिक्रिएट करके देखा, लेकिन कोई भी ऐसा लॉजिकल तरीका सामने नहीं आया जिससे किलर बाहर से पॉइजन दे और फिर अंदर से लॉक भी हो जाए बिना विंडो खोले या ग्लास तोड़े। विक्टोरियन एरा में ट्रेन्स नई टेक्नोलॉजी थी और कंपार्टमेंट्स प्राइवेट होते थे। ये बात किलर के फेवर में चली गई। इन्वेस्टिगेशन ने ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की कि विक्टिम ने खुद सुसाइड तो नहीं किया, लेकिन उसके पास पॉइजन का कंटेनर नहीं मिला। केस न्यूज़पेपर में रेलवे लॉक्ड रूम डेथ के नाम से छाया रहा। आखिरकार पुलिस ने केस को ओपन वर्डिक्ट के साथ क्लोज कर दिया। न मर्डर प्रूव हुआ, न सुसाइड। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कॉज ऑफ डेथ अननोन लिखा गया। आज भी ये केस विक्टोरियन इंग्लैंड के सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स में गिना जाता है। नंबर 2, 1988 में लंदन के सटन एरिया में रहने वाला 15 साल का ली बॉक्सल एक नॉर्मल सी सुबह घर से निकला। उसने अपनी माँ को बोला कि वो दोस्तों से मिलकर थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। सबसे पहले वो सटन हाई स्ट्रीट गया, फिर सेंट हेलियर एरिया की तरफ बढ़ा। ये उसकी लास्ट कंफर्म साइटिंग थी। इसके बाद ली कभी नहीं दिखा। पुलिस ने शुरू में सोचा कि शायद वो खुद से कहीं चला गया होगा। पोस्टर्स लगे, लोकल सर्च हुई, दोस्तों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई फाइट, कोई प्रॉब्लम, कोई रीजन सामने नहीं आया। ली एक शांत नॉर्मल टीनेजर था। टाइम गुजरता गया, ली का केस धीरे धीरे कोल्ड हो गया। फिर सालों बाद कुछ अजीब चीजें शुरू हुई। ली के पेरेंट्स पीटर और क्रिस्टीन बॉक्सल को अचानक एनोनिमस फोन कॉल्स आने लगे। जब वो फोन उठाते, सामने से कोई बोलता नहीं था, सिर्फ गहरी धीमी सांस लेने की आवाज आती थी। कभी कभी हल्की सी मूवमेंट या बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देती थी, जैसे कोई जानबूझकर चुप बैठा हो। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ये कॉल्स रैंडम नहीं थे। ये ज्यादातर उन्हीं टाइम पर आते जब मीडिया में ली का केस याद दिलाया जाता या जब पेरेंट्स पब्लिक से मदद मांगते। पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कॉल ट्रेस करने की कोशिश हुई, लेकिन सोर्स कभी कंफर्म नहीं हो पाया। ना कोई लोकेशन, ना कोई पर्सन, कोई पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ। यहीं से कई थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोगों को लगा कि शायद ली जिंदा है पर किसी वजह से बोल नहीं पा रहा, जबकि कुछ ने कहा कि ये किसी कल्प्रिट का साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि कॉल्स में कभी भी पैसा, थ्रेट या मैसेज नहीं था, सिर्फ साइलेंस और सांस लेने की आवाज आती थी। 1990s के बाद इन्वेस्टिगेशन ने डायरेक्शन चेंज की। पुलिस ने ऑफिशियली माना कि ली का केस अब रन अवे नहीं बल्कि प्रोबेबल मर्डर हो सकता है। सालों बाद एक सस्पेक्ट का नाम भी पब्लिक हुआ, लेकिन एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ना बॉडी मिली, ना वेपन और ना ही कन्फेशन। आज तक ली बॉक्सल का कोई फिजिकल ट्रेस नहीं मिला और वो फोन कॉल्स कौन कर रहा था इसका जवाब भी कभी कंफर्म नहीं हो सका। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि जिस चीज ने पेरेंट्स को थोड़ी सी होप दी वही
चीज इस केस को और ज्यादा डार्क, हंटिंग और अनसॉल्व्ड बना गई। नंबर 3, 25 नवंबर 2007 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पास एक यॉट काज 2 बिना किसी कंट्रोल के ड्रिफ्ट करती हुई देखी गई। जब रेस्क्यू टीम पास गई तो सीन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इंजन ऑन था, सेल्स सेट थे और बोट बिल्कुल सही थी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम बोट के अंदर गई तो सभी हैरान हो गए। अंदर कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर आधा खाया हुआ खाना रखा था। लैपटॉप, जीपीएस, फोन सब जगह पर थे। फ्रेश वाटर सप्लाई इंटैक्ट थी। कोई फाइट, कोई डैमेज, कोई पैनिक का साइन नहीं। लाइफ बोट भी अपनी जगह पर थी, मतलब कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन नहीं हुई। काज 2 पर 3 एक्सपीरियंस सेलर जूलियन मैकमहन, ड्रू डेरिक और पीटर बैट थे। तीनों प्रोफेशनल और शांत नेचर के थे। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो अचानक बोट छोड़ने की वजह बने। हैरान करने वाली बात यह है कि बोट का ऑटो पायलट ऑन था, लेकिन सेल्स ऐसे सेट थे जैसे मैन्युअली एडजस्ट किए हों। एक फिशिंग लाइन पानी में लटक रही थी और साइड की सीढ़ियां नीचे थी, जैसे कोई आदमी डेक के बाहर गया हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने जो सबसे लॉजिकल सीक्वेंस माना वो था कि शायद फिशिंग के दौरान कोई एक क्रू मेंबर बैलेंस खोकर पानी में गिर गया। उसे बचाने के लिए बाकी 2 लोग भी तुरंत डेक पर आए। इंजन और ऑटो पायलट ऑन होने की वजह से यॉट धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तीनों लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश में एक के बाद एक पानी में चले गए। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर ऐसा हुआ भी तो किसी ने इंजन बंद करने या सीढ़ियों का पूरा यूज करने का टाइम क्यों नहीं लिया। सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चली। हेलीकॉप्टर्स सब डिप्लॉय हुए, लेकिन ना बॉडीज मिली, ना कोई फाइनल प्रूफ। काज 2 आज भी लोगों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा गया, कोई स्ट्रगल के साइन नहीं, और बोट ऐसी लग रही थी जैसे क्रू बस अभी अभी गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लोग एक ही मूवमेंट में वैनिश हो गए हों। नंबर 4, 18 नवंबर 1987 की रात इना इलिनॉइस के एक छोटे से ट्रेलर पार्क में रहने वाली डार्डिन फैमिली अचानक हिस्ट्री के सबसे ब्रूटल अनसॉल्व्ड क्राइम्स में से एक बन गया। परिवार में कैथ डार्डिन, उनकी वाइफ एलेना डार्डिन, उनका 3 साल का बेटा पीटर और एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल थी जो सिर्फ कुछ ही दिन पहले पैदा हुई थी। 19 नवंबर की सुबह कैथ डार्डिन की डेड बॉडी एक फील्ड में मिली, ट्रेलर से दूर। उन्हें शॉट गन से गोली मारी गई थी और उनके प्राइवेट पार्ट को भी म्यूटिलेट किया गया था, जैसे किलर ने सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि ह्यूमिलिएशन भी प्लान किया हो। पुलिस जब ट्रेलर के अंदर पहुंची तो सीन और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। एलन डार्डिन और दोनों बच्चों को बेड पर ही मारा गया था। एलन और न्यूबॉर्न बेबी को बेसबॉल बैट से इतनी बुरी तरह पीटा गया कि बैट टूट गया था और 3 साल के पीटर को भी मार दिया गया। सबसे अजीब बात ये थी कि घर में कोई फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं था, ना कोई लूट हुई, ना ही वैल्यूएबल्स लिए गए। टीवी ऑन छोड़ दिया गया था, जैसे किलर कैजुअली वहां बैठा हो, लेकिन क्राइम सीन ब्रूटली एक्सट्रीम था। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को एक हैंड राइटिंग नोट भी मिला। नोट में किलर ने लिखा था कि उसने ये मर्डर्स रिवेंज के लिए किए हैं, लेकिन रीजन या नाम कुछ भी क्लियर नहीं था। हैंड राइटिंग से भी कोई सॉलिड लीड नहीं मिली। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में डीएनए एविडेंस कलेक्ट हुए, ब्लड, हेयर और बॉडीली फ्लूइड्स, लेकिन 1987 में डीएनए डाटाबेसेस इतने एडवांस नहीं थे। जब बाद में डीएनए को रीटेस्ट किया गया तब भी किसी नॉन क्रिमिनल से मैच नहीं हुआ। इसी पॉइंट पर टॉमी लिन सेल्स का नाम बार बार सामने आता था। वो एक सीरियल किलर था जो यूएस के अलग अलग स्टेट्स में रैंडम फैमिलीज को टारगेट करता था। उसका पैटर्न भी सिमिलर था। सेल्स ने एक बार इंटेरोगेशन में डार्डिन मर्डर्स का हिंटिंग कन्फेशन दिया था, लेकिन बाद में अपना स्टेटमेंट बदल लिया। उसके अगेंस्ट ना कोई फिजिकल प्रूफ था, ना डीएनए मैच हुआ, इसीलिए लीगली उसे इस केस से जोड़ा नहीं जा सका। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि किलर को फैमिली ने शायद खुद ही अंदर आने दिया, मतलब वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था या फिर बहुत कन्विंसिंग था। मर्डर इतना पर्सनल और वायलेंट था जैसे किलर किसी चीज से
ऑब्सेस्ड हो। आज तक डार्डेन फैमिली मर्डर्स ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। हैरान करने वाली बात यह है कि किलर ने नोट छोड़ा, डीएनए भी छोड़ा, लेकिन फिर भी अथॉरिटी कभी उसे पकड़ नहीं पाई। नंबर 5, 1887 में रोड आइलैंड यूएसए में रहने वाला एंसल बॉर्न एक नॉर्मल रिलीजियस और डिसिप्लिन आदमी था, लेकिन एक दिन वो अचानक अपना घर छोड़कर निकल गया बिना किसी लेटर के। फैमिली को लगा शायद कुछ बुरा हो गया है। पुलिस ने सर्च की पर कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन कुछ महीने बाद एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। पेंसिल्वेनिया के नॉरिस टाउन शहर में एक आदमी एक छोटी सी शॉप चला रहा था। लोग उसे एजे ब्राउन के नाम से जानते थे। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन जब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तो पता चला कि ये आदमी असल में एंसल बॉर्न ही था। जब उसे बताया गया कि वो रोड आइलैंड का एंसल बॉर्न है तो वो हैरान रह गया। सबसे अजीब बात ये थी कि उसे अपनी वाइफ या फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था और उसे अपने पुराने प्रोफेशन का भी आइडिया नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो हमेशा से एजे ब्राउन ही रहा है। उसने कहा कि वो एक दिन अचानक जगा और उसे शॉप खोलने का आइडिया आया, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हुए, लेकिन उस समय के डॉक्टर्स के लिए ये कंडीशन बिल्कुल नहीं थी। हैरान करने वाली बात यह है कि जब एंसल बॉर्न को हाइप्नोसिस के थ्रू एग्जामिन किया गया तो अचानक उसकी पुरानी पर्सनैलिटी वापस आ गई। हाइप्नोसिस के बाद वो खुद को फिर से एंसल बॉर्न समझने लगा, लेकिन अब उसे एजे ब्राउन वाली लाइफ का कुछ भी याद नहीं था। ये केस फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने स्टडी किया। उन्होंने इसे डिसोसिएटिव फ्यूग का क्लासिक एग्जाम्पल माना, जहां इंसान अपनी पहचान भूलकर एक नई आइडेंटिटी बना लेता है। असल में बॉर्न का दिमाग उसे एक नई लाइफ में ले गया। बिना किसी प्लानिंग के वो 2 महीने तक एक और आदमी बनकर जीता रहा, और जब वापस आया तो उस लाइफ के सारे मेमोरीज गायब हो चुके थे। नंबर 6, 5 नवंबर 1983 की सुबह नॉर्थ सी में एक ऑयल रिग बाइफर डॉल्फिन पर रूटीन डीप सी डाइविंग ऑपरेशन चल रहा था। डाइवर्स सैचुरेशन डाइविंग में थे, जहां बॉडी को हाई प्रेशर का आदत हो जाता है। उस दिन टीम का काम एक डाइवर को डाइविंग बेल से डीकम्प्रेशन चैम्बर सिस्टम में ट्रांसफर करना था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक ने कुछ सेकेंड्स में सब खत्म कर दिया। डाइविंग बेल और चैम्बर के बीच जो प्रेशर टाइट डोर होता है उसे तब खोल दिया गया जब प्रेशर इक्वलाइज ही नहीं हुआ था। अंदर का प्रेशर लगभग 9 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जैसे ही क्लैंप खुला, इंस्टेंट एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन हुआ। सबसे अजीब बात यह थी कि जो डाइवर उस टाइम ट्रांसफर में था उसकी बॉडी लिटरली फोर्स के साथ खींचकर एक सील डीकम्प्रेशन चैम्बर के अंदर पहुंच गई। वो चैम्बर नॉर्मली बाहर से लॉक्ड रहता था और उस वक्त भी चैम्बर सील्ड था। फिर भी कुछ मिली सेकेंड्स में वो उस चैम्बर में पहुंच गया जहां लॉजिकली वो आ ही नहीं सकता था। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में हुआ। इंसिडेंट के बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स ने सिस्टम चेक किया तो पता चला कि चैम्बर फिजिकली सील्ड था, लेकिन प्रेशर डिफरेंस ने बॉडी को पाइप लाइक पैसेज के थ्रू वायलेंटली सक कर लिया। इसीलिए लोगों को बाद में लगता रहा कि बॉडी लॉक्ड चैम्बर के अंदर कैसे पहुंची। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स इतनी डिस्टर्बिंग थी कि नॉर्वे में उन्हें दशकों तक पब्लिक नहीं किया गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने लिखा कि ह्यूमन बॉडी को समझने का कोई टाइम ही नहीं मिला। नर्वस सिस्टम इंस्टेंटली शट डाउन हो गया। इस इंसिडेंट के बाद नॉर्थ सी डाइविंग रूल्स कम्प्लीटली चेंज कर दिए गए। मैनुअल ओपनिंग सिस्टम बैन कर दिया गया। इंटरलॉक सेफ्टी सिस्टम मैंडेटरी हो गई और सैचुरेशन डाइविंग के प्रोटोकॉल्स वर्ल्ड वाइड रीराइट हुए। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि जब लोग इस केस को शॉर्ट में सुनते हैं तो लगता है जैसे उस आदमी की बॉडी मिस्टीरियसली उस चैम्बर में चली गई, लेकिन जब पूरी डिटेल सामने आती है तो समझ आता है कि ये मिस्ट्री नहीं बल्कि एक इनविजिबल फिजिक्स था। नंबर 7,
9 फरवरी 2004 की शाम न्यू हैम्पशायर के एक स्नो कवर्ड हाईवे पर 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट मौरा मरी अपनी कार से कंट्रोल खो बैठी और रोड के साइड एक ट्री से टकरा गई। क्रैश ज्यादा बड़ा नहीं था, कार चल सकती थी, लेकिन बम्प काफी था। थोड़ी ही देर में एक स्कूल बस ड्राइवर बुच एटवुड वहाँ रुका। उसने मौरा से पूछा कि हेल्प चाहिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि मौरा ने कहा मैं ठीक हूँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाना। एटवुड ने बताया कि मौरा थोड़ी नर्वस लग रही थी, जैसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन ड्रंक नहीं लग रही थी। एटवुड बस लेकर आगे गया और फिर पुलिस को कॉल कर दिया। क्रैश के सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँच गई, लेकिन जब पुलिस आई मौरा वहाँ नहीं थी। अंदर उसके कपड़े, बुक्स, लैपटॉप, खाना सब कुछ पड़ा था। ना ब्लड ना स्ट्रगल के साइन थे। हैरान करने वाली बात यह है कि क्रैश से पहले मौरा ने अपने कॉलेज और जॉब पर ईमेल भेजकर बोला था कि वो एक हफ्ते के ब्रेक पर जा रही है, लेकिन कहाँ किसी को पता नहीं था। उसका बैंक अकाउंट, फोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी सब डेड एंड निकले। इस वजह से पुलिस का पहला थ्योरी ये बना कि मौरा शायद जानबूझकर भाग रही थी एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद मौरा पैनिक में फॉरेस्ट की तरफ चली गई और हाइपोथर्मिया से मर गई। अजीब बात यह है कि अगर वो खुद भागी तो उसका एक भी ट्रेस क्यों नहीं मिला, जैसे जॉब या बैंक एक्टिविटी, और अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो फिर एविडेंस जीरो क्यों। आज 22 साल बाद भी मौरा मरी का केस अनसॉल्व्ड है। उसकी फैमिली अब भी बिलीव करती है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा हो सकती है, जबकि पुलिस ऑफिशियली किसी एक थ्योरी पर कमिट नहीं करती। दोस्तों, कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।